Very good morning and welcome back everyone to the series of lectures on rectification of errors. This is CS Swaroop and today we are going ahead with our lecture number 14 and probably we will be finishing this topic today only. Only two questions are remaining, question number 3 and question number 4. So this is our target of today. Let's complete these two questions and this topic will be over. So let's start with the question number 3. Mr. A closed his books of accounts on September 30th, 2016. I think in lecture number 13, I have read this question, right? So actually the question is past journal entries to rectify the errors. Transactions I will read one by one and you have been asked to comment to make, right? So let's draw the format. We'll solve this question along with reading it. बराबर है? चलो फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ करना पहले, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में. अभी सिर्फ हमें सॉल्यूशन बनाना है. जर्नल ऑफ मिस्टर ए, राइट डाउन डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट. जर्नल ऑफ मिस्टर ए, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट. जर्नल के लिए लगभग आपको 29 लाइंस लगने वाले हैं. लीव 29 लाइंस फॉर जर्नल. लीव 29 लाइंस फॉर जर्नल. ठीक है बच्चों. नाउ यू हैव बीन आस्क्ड टू गिव कमेंट्स आल्सो. सो इस क्वेश्चन पे क्या कमेंट दोगे आप? तो आपको दो चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन देना है. एक तो सस्पेंस अकाउंट के बारे में एंड व्हेन एज वेल एज ये रेक्टिफिकेशन हम अगले साल में कर रहे हैं. 2016 के एरर्स हम 2017 में रेक्टिफाई करने वाले हैं. तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट एक हम ओपन करेंगे, तो उसका भी एक एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा. तो बच्चों हम ये दो अकाउंट बनाएंगे, ठीक है. तो आप लोग जर्नल का फॉर्मेट खत्म होते ही लिख लो कमेंट्स. द सस्पेंस अकाउंट विल नाउ अपीयर एज शोन बिलो. ऐसा एक कमेंट लिखना और ये सस्पेंस अकाउंट ड्रॉ करना. ठीक है बच्चों, ऐसा एक कमेंट लिखना और सस्पेंस अकाउंट ड्रॉ करना. द सस्पेंस अकाउंट विल नाउ अपीयर एज शोन बिलो. ऐसा एक कमेंट लिखना और सस्पेंस अकाउंट ड्रॉ करना है. सस्पेंस अकाउंट के लिए 9 से 10 लाइंस लगने वाले हैं. लीव 9 to 10 लाइंस फॉर सस्पेंस अकाउंट. ठीक है बच्चों. उसके बाद आपको एक लाइन ब्लैंक, दो लाइन ब्लैंक छोड़नी है. ये सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस टैली होता है या बैलेंस रहता है, उसके अकॉर्डिंगली हम कमेंट देंगे. अगर बैलेंस रहता है तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस क्यों रहेगी, क्योंकि आपके सारे एरर्स रेक्टिफाई नहीं हो चुके हैं. और अगर नहीं रहता है तो हम बोल सकते हैं कि हमारे अरिथमेटिकल एरर्स जो कुछ भी थे वो रेक्टिफाई हो चुके हैं. ऐसा मान के हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूँ. हाँ, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन हमेशा रहेगा. कॉम्पनसेटिंग एरर भी सस्पेंस अकाउंट में फर्क नहीं लाता है. एनीवे, आगे बढ़ता हूँ बच्चों. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर प्रायर पीरियड आइटम्स. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एक बनाना आप बच्चों. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर प्रायर पीरियड आइटम्स. डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट. इसके लिए 5-6 लाइन चाहिए. ठीक है. तो जिन जर्नल एंट्रीज में, जिन रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में नॉमिनल अकाउंट्स आएंगे, क्योंकि हम रेक्टिफिकेशन अगले साल कर रहे हैं, जिन रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में नॉमिनल अकाउंट्स आएंगे एज वेल एज रियल अकाउंट्स ऑफ गुड्स जहां पे आते हैं, मतलब जो अकाउंट्स हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, वो अकाउंट्स अगर आपके जर्नल एंट्री में आते हैं तो आप लोग उसकी जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखोगे. ठीक है बच्चों. यस. So with this background, let's go ahead and solve this question number 3. I'm reading it now, concentrate. Mr. A closed his books of accounts on 30th September 2016 in spite of a difference in the trial balance. तो इसको कुछ शौक नहीं है अकाउंट्स क्लोज करने का. इसने बहुत ढूंढ लिया लेकिन एरर लोकेट नहीं हो रहे थे उस टाइम फ्रेम में, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस ट्रांसफर कर दिया. द डिफरेंस वाज ₹830, द क्रेडिट बीइंग शॉर्ट. तो बच्चों डिफरेंस 830 रुपए का था और क्रेडिट शॉर्ट था. एंड इट वाज कैरिड फॉरवर्ड इन द सस्पेंस अकाउंट. एंड इट वाज कैरिड फॉरवर्ड इन द सस्पेंस अकाउंट. तो बच्चों वो डिफरेंस जो कुछ भी है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया सस्पेंस अकाउंट में. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में आपको ये समझना है कि सस्पेंस अकाउंट का जो कुछ भी बैलेंस है वो बैलेंस उन्होंने किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर नहीं किया, वो वैसे का वैसा उस अकाउंट में रख दिया. उसका मीनिंग क्या हुआ सर? मतलब इनके बैलेंस शीट में ये सस्पेंस अकाउंट जब ट्रायल बैलेंस बनेगी तो ट्रायल बैलेंस में 830 का डिफरेंस आएगा. कौन से साइड पे? क्रेडिट बीइंग शॉर्ट, यानी क्रेडिट साइड पे फर्क आएगा. डेबिट ज्यादा है,
क्रेडिट कम है तो मुझे क्रेडिट में 830 रुपए लिखने पड़ेंगे टू टैली द ट्रायल बैलेंस। तो 830 रुपए का डिफरेंस मैं सस्पेंस अकाउंट में लिख दूंगा, यानी सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। अब जैसे कि सभी ट्रायल बैलेंस के आइटम्स आप कहीं ना कहीं पे पी एंड एल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में भेजते हो, वैसे ही मेरा ये सिंपल सा सवाल है कि ये सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आप कहाँ पे भेजोगे? आंसर इज you will transfer it to the balance sheet. Why? Because it is neither expenditure, it is not income. I don't know what it is. Actually, it is a error. बराबर है बच्चों? तो इसमें इनकम भी हो सकता है, तो जब कभी भी एरर लोकेट होगा तब मैं उसको इनकम ट्रीट करूंगा। राइट नाउ आई कांट ट्रीट इट एज इनकम। बराबर है बच्चों? हाँ, तो इसको मैं पीएनएल को तो नहीं भेज सकता क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, ये पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा, इनकम की तरह दिखेगा। क्या आप ये 830 रुपए को इनकम बोल सकते हो? आप ही को पता नहीं है कि क्या एरर हुई है। राइट, तो आप वो बैलेंस शीट में ही रखो बैलेंस। तो बैलेंस शीट में कहाँ पे लिखोगे? क्रेडिट बैलेंस होने के कारण हम लायबिलिटीज में लिखेंगे बच्चों। लेकिन बैलेंस शीट में ऐसा सस्पेंस अकाउंट लिखना कैसे दिखेगा? इसीलिए कभी कभार इंस्टीट्यूट उसको कैपिटल को ट्रांसफर करता है। बराबर है? तो नेक्स्ट ईयर वो कैपिटल में से फिर से निकालना होता है। ये ऑलरेडी मैंने इलस्ट्रेशन 8 में आपको बताया है। एज वेल एज इंस्टीट्यूट इसको कभी कभी नेट प्रॉफिट में भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकता है। उस केस में 830 से प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि सस्पेंस को क्रेडिट बैलेंस है, तो सस्पेंस अकाउंट को जीरो करना है तो सस्पेंस डेबिट करना पड़ेगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस भी हम फाइनली कैपिटल में जोड़ते हैं। तो ये 830 रुपए इवेंचुअली कैपिटल में ही जाएंगे अगर इंस्टीट्यूट ने उसको पीएनएल में भी ट्रांसफर किया है तो नेक्स्ट ईयर को वो बैलेंस कैपिटल से विड्रॉ करने का मत भूलो। ऐसा आपने इलस्ट्रेशन 8 में किया था। लेकिन इलस्ट्रेशन 8 में आपको मैंने जब एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको वहां पे बोला था कि बाय बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखा मैंने, वहां पे क्या लिखा था? बाय कैपिटल। ऑब्वियसली इस केस में आप क्या लिखोगे? इस केस में किसी अकाउंट को ये ट्रांसफर नहीं किया गया, वो बैलेंस उसी अकाउंट में है, तो नेक्स्ट ईयर में भी मैं सस्पेंस अकाउंट ओपन करूंगा और उसको ओपनिंग बैलेंस आएगी 830 रुपए की। तो बच्चों आ जाओ अपने सोल्यूशन में और नेक्स्ट ईयर में पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेना। अक्टूबर 1 2016, October 1, buy balance brought down 830 rupees. Buy balance brought down 830 rupees. ठीक है बच्चों, आई होप यू हैव रिटन दिस। इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। ओपनिंग बैलेंस पिछले साल के कैरिड डाउन बैलेंसेस है जो इस साल मैं ब्रॉट डाउन कर रहा हूँ। इसकी कोई जर्नल एंट्री हमें नहीं लिखनी है, मतलब ये जर्नल के फॉर्मेट में एंट्री नहीं लिखना है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, दिस इज नॉट अकाउंट, दिस इज बैलेंस which I have carried forward from the previous page to the next page. Is it clear to you? Yes. Now let's go ahead. In illustration number 8 हमने ये बैलेंस कहाँ से निकाला था? कैपिटल से निकाला था। क्यों? क्योंकि पिछले साल वो नेट प्रॉफिट में जोड़ा गया था और नेट प्रॉफिट से वो कैपिटल में ही आया था, तो इसीलिए हमने कैपिटल को डेबिट किया था और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया था। पिछले इलस्ट्रेशन 8 में जाके आप देख सकते हो। यस, आपको फर्क समझ में आ रही है? फाइन। तो अभी सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस है, मतलब हमारे अभी भी कुछ एरर्स है जो लोकेट नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे आपको वो लोकेशन करके दिया है। तो नेक्स्ट ईयर में ये एरर्स लोकेट होते हैं और इसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी है वो हमें देखना है। A sale of rupees 2300 to Mr. Lala was posted to the credit of Mr. Mala. तो बच्चों लाला अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। अब सेल ऑफ रुपीज 2300 की रियल एंट्री क्या है? मिस्टर लाला अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो मैं यहाँ पे एंट्री लिखता हूं, मिस्टर लाला अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अमाउंट बच्चों कितना लिखोगे? 2300। अब इसका पोस्टिंग करते समय सेल के क्रेडिट में बाय मिस्टर लाला होगा एंड मिस्टर लाला के डेबिट में पोस्टिंग के वक्त गलती हुई है। मिस्टर लाला के डेबिट में एक्चुअली मुझे क्या लिखना चाहिए था? टू सेल्स लिखना चाहिए था 2300, बट ऐसा नहीं किया मैंने बच्चों। आपने क्या किया? वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिस्टर माला। अरे बाप रे, एक तो आपने ये मिस्टर माला, मिसेस माला के अकाउंट में पोस्ट किया, मिस्टर लाला के अकाउंट में पोस्ट करना था, मिसेस माला के अकाउंट में पोस्ट कर दिया, और मिसेस माला के अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड को पोस्ट किया, क्रेडिट ऑफ मिसेस माला, तो आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया बाय सेल्स 2300। बच्चों एक बात आपको समझनी है, यहाँ पे सेल्स अकाउंट में कोई गलती नहीं है। सेल्स अकाउंट में मैंने ऐसे बराबर लिखा बाय मिस्टर लाला। मैं मिस्टर लाला के खाते में जाने ही वाला था, मिसेस माला का खाता दिख गया, मैं डायरेक्टली मिसेस माला के खाते में पोस्टिंग करता हूं, वो भी क्रेडिट साइड पे, यानी मिसेस माला क्रेडिट हुआ
इसका मतलब सेल्स डेबिट हुआ क्या? नहीं बच्चों, सेल्स भी क्रेडिट ही हुआ है। तो ये आपका सिंगल साइडेड एरर दिख रहा है। आर यू गेटिंग इट? तो बच्चों सेल्स अकाउंट को हाथ नहीं लगाने का है, क्योंकि सेल्स अकाउंट में कोई गलती है ही नहीं। अकाउंट में गलती किसकी हुई है? मिसेस माला क्रेडिट नहीं होनी चाहिए थी, तो क्रेडिट नहीं होनी चाहिए थी। अब उसका रिवर्स इफेक्ट करना है, तो मिसेस माला का खाता डेबिट करना पड़ेगा। मिसेस माला अकाउंट डेबिट 2300। और रियल डेबिट किसको देना है? मिस्टर लाला को। तो मिस्टर लाला अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा 2300 से। टू सस्पेंस अकाउंट करूंगा मैं, कितना अमाउंट आता है? 4600। सो दिस विल बी द जर्नल एंट्री। बच्चों मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर आप नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफिकेशन कर रहे हो, तो आपको इस जर्नल एंट्री में देखना पड़ेगा कि कोई नॉमिनल अकाउंट है क्या, कोई अकाउंट ऐसा है क्या जो मैं पी एंड एल को ट्रांसफर करता हूँ। जैसे कि मिसेस माला अकाउंट, क्या आप इसको पी एंड एल को ट्रांसफर करते हो? नो, बिकॉज दिस इज अ पर्सनल अकाउंट, यू विल शो इट इन अ बैलेंस शीट। तो पिछले साल इसका जो कुछ भी बैलेंस है मिसेस माला का, वो अपने कैरी फॉरवर्ड किया होगा अगले साल, बराबर है। तो इसको अभी पी एंड एल एडजस्टमेंट यूज करने की जरूरत नहीं है। आपके एंट्री में अगर कोई अकाउंट ऐसा दिखता है जो हम पी एंड एल को ट्रांसफर करते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों? पिछले साल के एरर के कारण आपका करंट ईयर का प्रॉफिट भी बिगड़ जाएगा। वो हमें नहीं करना है, इसीलिए हमें वो नाम रिप्लेस करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। बट इस एंट्री में कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट है ही नहीं। ठीक है बच्चों? हाँ, तो चलो एंट्री लिखता हूं मैं। 2017 मिसेस माला अकाउंट डेबिट 2300, मिस्टर लाला अकाउंट डेबिट 2300 टू सस्पेंस अकाउंट 4600। नरेशन लिखना बच्चों, करेक्शन ऑफ एरर बाय विच सेल ऑफ रुपीज 2300 टू मिस्टर लाला was posted to the credit of Mrs. माला। ठीक है बच्चों, एंट्री लिखने के बाद सस्पेंस अकाउंट में आ जाओ। मिसेस माला 2300, मिस्टर लाला 2300। सर अभी ये बाय सन्ड्रीज क्या लिखा आपने? बच्चों अभी आप रियल पोस्टिंग करते हो तो क्या एंट्री का पोस्टिंग होगा? मिसेस माला अकाउंट डेबिट मिस्टर लाला अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पे क्या लिखना होता मुझे? बाय मिस्टर माला, बाय मिसेस माला, बाय मिस्टर लाला, और कुछ आइटम्स यहाँ पे आते हैं तो बाय बाय लिखना पड़ेगा। दो बार बाय लिखने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे एक बार बाय सन्ड्रीज लिख सकता हूँ और उन दोनों के नाम में यहाँ पे लिख सकता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बच्चों ये दोनों के नाम आपने सिंपली बाय माला, बाय मिसेस माला, बाय मिस्टर लाला भी लिखा तो भी चलेगा बच्चों। इज इट क्लियर टू यू? इस रेक्टिफिकेशन एंट्री को हमने कब पास किया ये हम बता नहीं सकते, क्योंकि ट्रांजैक्शन में कुछ डेट्स का जिक्र नहीं किया है, तो डेट लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। सिंपली आप यहाँ पे बाय मिसेस माला, बाय मिस्टर लाला भी लिख सकते हो, ये सन्ड्रीज लिखने की जरूरत नहीं है। बट इंस्टीट्यूट के प्रेजेंटेशन में ऐसा प्रेजेंटेशन देने के कारण मैंने ऐसा लिखा है। आपको बाद में क्वेरी आएगी कि ये सर सन्ड्रीज क्यों लिखा है? सन्ड्रीज यानी एक से ज्यादा आइटम होते हैं, तो हम ऐसा बाय सन्ड्रीज लिख के नीचे नाम लिख सकते हैं एक एक करके। ठीक है बच्चों? यस। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आप मिसेस माला एंड मिस्टर लाला भी डायरेक्टली लिख सकते हो, बाय मिस्टर माला, बाय मिसेस माला, बाय मिस्टर लाला। अमाउंट क्रेडिट साइड को ये दो आने चाहिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूँ। पी एंड एल एडजस्टमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं। आगे बढ़ता हूँ बच्चों। द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर जुलाई 2016, रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न, टोटल फॉर जुलाई 2016 1240 was not posted in the ledger। तो बच्चों आपने वो टोटल पोस्ट ही नहीं किया। कौन से खाते की बात हो रही है, कहाँ पे पोस्टिंग नहीं हुआ? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुआ, क्योंकि मैं टोटल सिर्फ रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में ही भेजता हूँ बच्चों, बराबर है क्या? हम पार्टी के लेजर में रेगुलरली पोस्टिंग करते रहते हैं, जैसे ही हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वैसे ही रेगुलरली हम पोस्टिंग करेंगे पार्टी के लेजर में। बट यहाँ पे टोटल पोस्ट नहीं हुआ रिटर्न इनवर्ड के बुक में। रिटर्न इनवर्ड हमेशा डेबिट होता है बच्चों, तो रिटर्न इनवर्ड मैं डेबिट कर दूंगा 1240 से, क्योंकि वो रह गए हैं, तो रिटर्न इनवर्ड डेबिट करूंगा। क्रेडिट कौन सा खाता करूंगा? पार्टी का करूंगा क्या? आंसर इज नो, पार्टी का अकाउंट ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, सिर्फ टोटल पोस्ट करना रह गया था हमारा। सब्सिडरी बुक से जो टोटल लेजर में जाता है वो हमने पोस्ट नहीं किया था, इसके पहले भी हमने इस प्रकार के ट्रांजेक्शन किए हैं। तो बच्चों एंट्री बोलो, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। मैं यहाँ पे लिखता हूं एंट्री को, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब इस एंट्री के बाद हम हमेशा चेक करेंगे कि कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं तो गुड्स रिलेटेड
अकाउंट जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है वो आया है क्या, मतलब इसका प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट है क्या? आंसर इज यस। रिटर्न इनवर्ड रिकॉर्ड हुए आपके, इसके पहले रिटर्न इनवर्ड 1240 से कम दिख रहे थे, अब 1240 से वो बैलेंस बढ़ गया। अब 1240 से रिटर्न इनवर्ड बढ़ जाता है तो करंट ईयर का प्रॉफिट, ये करंट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट को अगर भेजते हो, ये करंट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट को अगर आप भेजते हो तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी बच्चों, करंट ईयर का रिटर्न इनवर्ड बढ़ के दिखेगा, तो ये करंट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट को नहीं जाएगा, ये एक्चुअली पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट को जाता है। तो इसका मतलब है सर हमें और एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, कौन सी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नहीं भेजना है, ये रिटर्न इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट को नहीं भेजना है, डायरेक्टली कहां पे भेजना है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को भेजना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, ऐसे और एक एंट्री हमें करनी पड़ती है बाय द वे। बट इस दोनों एंट्री का कंबाइन एंट्री क्या हुआ देखो जरा बच्चों, रिटर्न इनवर्ड डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, तो इस दोनों एंट्री का कंबाइन इफेक्ट क्या हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिटर्न, सॉरी टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट, बराबर है बच्चों। रिटर्न इनवर्ड डेबिट हुआ 1240 से और क्रेडिट भी हो गया 1240 से, तो ये हट गया अकाउंट, बराबर है क्या? इस अकाउंट पे इंपैक्ट जीरो, तो बच गए ये दो अकाउंट। मतलब हमेशा हम ऐसे ही एंट्री लिखेंगे, शॉर्टकट वाली एंट्री लिखेंगे। और इसमें मैंने टेक्निक क्या बताया आपको, आपके जर्नल एंट्री में अगर कोई ऐसा अकाउंट आया जो ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट को जा रहा है, उस अकाउंट को रिप्लेस करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नेम से। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे एंट्री लिखता हूं मैं नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, नरेशन लिखना, रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशन टू पोस्ट टोटल टू द रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर जुलाई 2016। ठीक है बच्चों, अब इसका पोस्टिंग भी कर देते हैं। पी एंड एल एडजस्टमेंट के डेबिट में टू सस्पेंस 1240 एंड सस्पेंस के क्रेडिट में बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट 1240, सस्पेंस के क्रेडिट में लिख दिया एंड पी एंड एल के डेबिट में टू सस्पेंस 1240। डेट नहीं लिख पाऊंगा मैं बच्चों क्योंकि रेक्टिफिकेशन कब हुआ है मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ लू बच्चों। यस, तीसरा ट्रांजेक्शन, फ्रेट पेड ऑन अ मशीन 5600 वाज पोस्टेड टू द फ्रेट अकाउंट ₹6500। तो बच्चों इस ट्रांजेक्शन को पहले भी हमने सॉल्व किया है। मशीन खरीदने के लिए जो कुछ भी फ्रेट में पे करूंगा उसको मशीन में ही इंक्लूड करना है, ऐसे मैंने कहाँ पे बताया था आपको, पहले ही लेक्चर में बताया था। ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बोलता है कि इसको आप खर्चा मत समझो, इसको आप मशीन में ही जोड़ दो। तो एंट्री होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट आपने वो पोस्टिंग कर दिया फ्रेट अकाउंट को, यानी फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री हो गई। बच्चों रॉन्ग एंट्री क्या है, यहाँ पे करेक्ट एंट्री लिखता हूं, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने वो पोस्टिंग कहाँ पे किया, फ्रेट को, यानी आपने एंट्री पास कर दी फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश में कोई गलती नहीं है बच्चों, कैश तो क्रेडिट हो चुका है, तो कैश के बारे में भूल जाओ। फ्रेट डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो उसका डेबिट हटाने के लिए फ्रेट को मैं क्रेडिट करूंगा एंड मशीन को मैं डेबिट करूंगा। अब ध्यान देना बच्चों, ये एंट्री तो तैयार हो गई मेरी, मशीन अकाउंट डेबिट टू फ्रेट अकाउंट, लेकिन क्या इस एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट है? ये मशीन अकाउंट कौन सा है, रियल अकाउंट है बच्चों, बट गुड्स रिलेटेड रियल अकाउंट नहीं है, तो ये बैलेंस शीट में ही जाता है, इसका कोई पीएनएल पे इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन ये फ्रेट देख सकते हो आप, फ्रेट क्रेडिट हो रहा है, मतलब ये अगर मैं करंट ईयर के फ्रेट में ही क्रेडिट करता हूं तो क्या हो जाएगा, करंट ईयर का खर्चा कम हो जाएगा, जो बराबर नहीं है, पिछले साल की गलती है, ये करंट ईयर के प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको डायरेक्टली पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट में भेजेंगे। और पी एंड एल एडजस्टमेंट का बैलेंस में एंड में कैपिटल में भेजता हूँ डायरेक्टली, यानी जो कुछ भी प्रॉफिट में इंक्रीज डिक्रीज हो रही है वो डायरेक्टली कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगी। इस एंट्री के कारण हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, जो पिछले साल कम दिख रहा था। पिछले साल आपने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया था, पिछले साल आपने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया था, इसलिए प्रॉब्लम हुई थी, बराबर है क्या? तो मशीन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, कितने रुपए की एंट्री होगी बच्चों, 6000। हाँ, और वो गलती भी कैसे की है देखो इन्होंने,
was posted to the freight account as 6500। तो बच्चों फ्रेट अकाउंट, एक मिनट जरा एंट्री चेंज करनी पड़ेगी। फ्रेट अकाउंट डेबिट हुआ 6500 से, तो फ्रेट को क्रेडिट भी करना पड़ेगा 6500 से। मशीन डेबिट कितने से हो रहा है? मशीन डेबिट हो रहा है 5600 से, बराबर है ना? तो मशीन अकाउंट डेबिट करूंगा मैं 5600 से, फ्रेट अकाउंट में क्रेडिट करूंगा 6500 से। तो बचा हुआ फर्क बच्चों कहां से लेना है हमें? सस्पेंस अकाउंट से। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई अकाउंट नहीं है, सिंगल साइडेड एरर है बच्चों। कैश अकाउंट डेबिट हुआ था, उस कैश अकाउंट उस वक्त क्रेडिट हुआ था 5600 से, एंड फ्रेट अकाउंट डेबिट हुआ था 6500 से। तो जब आपने ये ओरिजिनल एंट्री पास की थी, फ्रेट अकाउंट डेबिट कितना किया? 6500, एंड कैश अकाउंट क्रेडिट कितने से किया था? 5600। तो उस वक्त ये डिफरेंस जो कुछ भी है वो वैसे ही रहा था जो हमारे सस्पेंस अकाउंट में इंक्लूडेड होगा। तो बच्चों कितने का फर्क है? 6500 माइनस 5600, यानी 900 रुपए से सस्पेंस अकाउंट भी इस एंट्री में क्रेडिट होगा। बट अभी इस एंट्री को थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, फ्रेट की जगह में क्या लिखूंगा? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बच्चों। तो बोलो क्या इफेक्ट होगा? मशीन अकाउंट डेबिट 5600 टू फ्रेट अकाउंट 6500। हाँ, सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा बच्चों, सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि डेबिट में फर्क पड़ रहा है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तो मशीन अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900 टू फ्रेट अकाउंट 6500। फ्रेट की जगह पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करेंगे। तो जर्नल एंट्री हम लोग लिख लेते हैं। आ जाओ बच्चों जर्नल एंट्री में। मशीनरी अकाउंट डेबिट 5600, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 6500। पिछले साल आपने फ्रेट को 6500 ट्रांसफर किए थे, ये मत भूलना। एक्चुअली ट्रांजैक्शन 5600 का था, लेकिन सिर्फ फ्रेट अकाउंट में गलती हुई है, कैश बुक में 5600 ही लिखा, फ्रेट को डेबिट कर दिया 6500 से। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो ठीक है बच्चों, नरेशन लिखना यहाँ पे। फॉर अ मशीन 5600 was posted to the freight account at rupees, पूरा पूरा लिख लो, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। करेक्शन ऑफ एरर बाय विच फ्रेट पेड for a machine rupees 5600 posted to the freight account at rupees 6500 instead of capitalizing it। ठीक है, इसका पोस्टिंग कर देते हैं बच्चों। मशीनरी अकाउंट डेबिट 5600 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा 6500 से, और ये आइटम दोनों डेबिट होंगे। तो कम टू द पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, पी एंड एल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय मशीनरी 5600, बाय सस्पेंस अकाउंट 900, ऐसे दोनों आइटम्स लिख लो। अब सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 900 लिखना बच्चों। ठीक है बच्चों। हाँ सर, दूसरा इफेक्ट, तीसरा इफेक्ट कहाँ पे गया? मशीनरी अकाउंट पे गया, मशीनरी बढ़ गया 5600 से। अब बच्चों इस क्वेश्चन को पूरा देख लो आप लोग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जरा देख लेना आप। ये एडजस्टमेंट नंबर 2 हुआ ना, हमारा 3 हुआ, बराबर है। 4 देखो परचेस रिलेटेड है कुछ, 5th वन इज सेल रिलेटेड एडजस्टमेंट, बराबर है बच्चों। हाँ, तो यहाँ पे कहीं पे डेप्रिसिएशन की बातचीत नहीं की है क्वेश्चन में, यहाँ पे डेप्रिसिएशन की बातचीत नहीं की है कि हम मशीनरी पे 15% डेप्रिसिएशन लेते हैं, 10% डेप्रिसिएशन लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला इंस्टीट्यूट ने। ठीक है बच्चों, बट इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन अगर आप देखते हो तो इस क्वेश्चन में उन्होंने डेप्रिसिएशन का भी इफेक्ट दिया, जैसे कि ये मशीनरी पिछले साल 5600 से डेबिट होना चाहिए था। तो बच्चों 5600 पे कुछ रेट से, एज्यूम कर लो 10% रेट से अगर मैं डेप्रिसिएशन लेता हूं तो पिछले साल 560 का खर्चा पीएनएल में आ जाता कि नहीं? बराबर है। ये पिछले साल में अगर सही एंट्री पास करता तो पिछले साल ही हमारा मशीन 5600 से ज्यादा दिखता, और मशीन पे अगर मैंने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड की है, मशीन पे अगर हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है तो पिछले साल 560 की एंट्री और हो जाती, जो नहीं हो पाई क्योंकि हमने फ्रेट अकाउंट डेबिट किया इंस्टेड ऑफ मशीन अकाउंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बच्चों ये गलती ओमिशन की है,
और हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री ओमिट कर दी है। डायरेक्टली 5600 मशीन में ऐड करना गलत हो जाएगा। पिछले साल का डेप्रिसिएशन अभी भी रिकॉर्ड हमने नहीं किया है, तो चलो हम उसको भी प्रोवाइड कर देते हैं। एज्यूमिंग दैट कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। तो आप एक काम करना, अपने क्वेश्चन में जाओ। इंस्टीट्यूट ने विदाउट गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन, एजम्पशन भी कुछ नहीं लिखा है। हम एटलीस्ट एजम्पशन लिखेंगे कि हाँ भाई, हम मशीनरी पे 10% से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं, करते थे और करते रहेंगे, ऐसा हम एजम्पशन लिखेंगे एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, ऐसा हम प्योरली एज्यूम कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसा नोट भी लिख सकते हैं, it is assumed that depreciation is ignored for the purpose of rectification. That's why we have not given the effect of depreciation, because question is silent. You can do any assumption, but हमें ऐसा assumption लगाना है जो इंस्टीट्यूट करता है उनके सॉल्यूशंस में। तो बच्चों, इंस्टीट्यूट ने भी 10% का assumption लिया है, हम भी 10% का लेंगे। इसका कोई रीजन नहीं है कि 10% ही क्यों, इंस्टीट्यूट ने लिया है इसलिए मैं ले रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अगर आप 15% लेते हो तो 15% के हिसाब से आप एंट्री कर दो, लेकिन एजम्पशन लिखते समय आप 15% जरूर लिखना। ठीक है बच्चों। हाँ, तो 5600 मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन 560 आता है। और डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती पिछले साल में बच्चों? पिछले साल अगर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करता तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ऐसे में एंट्री करता। कितने रुपए की? 900 रुपए की। 900 नहीं, 560 की। आई होप यू आर गेटिंग इट। बट ये एंट्री अभी हमें इस साल करनी पड़ेगी। लेकिन इस साल अगर डेप्रिसिएशन डेबिट करता हूं तो ये डेप्रिसिएशन हम कौन से खाते को ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं ईयर एंड को। ये पिछले साल का डेप्रिसिएशन करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना बराबर है क्या? नहीं। तो करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना जाए, इसलिए मैं डेप्रिसिएशन लिखूंगा ही नहीं। डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट करूंगा। डेप्रिसिएशन वर्ड को रिप्लेस करूंगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है। मैं उसको रिप्लेस करूंगा पी एंड एल एडजस्टमेंट के साथ। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ऐसी और एक एंट्री आपको पास करनी है। assuming that company is providing depreciation at the rate of 10%, depreciation charged at the rate of 10%। ठीक है, नरेशन लिख देना बच्चों। हाँ, मैं ये एजम्पशन भी लिखूंगा एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, इसका पोस्टिंग करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, और यू कैन जस्ट राइट मशीनरी टू मशीनरी, 560 रुपीज। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं मैं। यस, तो बच्चों हो गया, ये दोनों एंट्रीज लिख लिया आपने, पोस्टिंग भी कर दिया, इसमें कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं है। ठीक है। हाँ, तो सस्पेंस अकाउंट में वो जो एक पोस्टिंग था मशीनरी का, वो भी हमने कर लिया है 900 रुपीज का। आगे बढ़ता हूँ बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर डी, वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल इन परचेस अकाउंट टू द नेक्स्ट पेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, नया वाला है, तो इसको मार्क कर लेना। while carrying forward the total in the purchase account to the next page, 65,590 when was written as 56,950। ध्यान देना बच्चों, बहुत ही इजी एडजस्टमेंट है। क्या हुआ है देखो, ये मेरा परचेस खाता है। परचेस सब्सिडरी बुक समझ लो, नहीं तो परचेस अकाउंट समझ लो। अगर आप सब्सिडरी बुक्स नहीं बनाते हो तो परचेस अकाउंट लिखोगे, बराबर है क्या? तो मिस्टर एक्स से खरीदा, कुछ गुड्स कैश में खरीदे, मिस्टर वाई से कुछ गुड्स खरीदे, मिस्टर जेड से कुछ गुड्स खरीदे। अब यहाँ पे मेरा एक पेज, पहला नंबर का पेज खत्म हो रहा है, समझ लो। अब मैं क्या करूंगा, ये ट्रांजैक्शन ऐसे ही रख के मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ, मैं पेज वाइज टोटल लेके रखता हूँ। पेज वाइज टोटल लेके रखता हूँ, तो पेज वाइज पेज नंबर 1 का टोटल मैंने किया। ठीक है, और टोटल आ रहा था परचेस का कितना? 65,590, 65,590। तो यहाँ पे मैंने टोटल ऐसे लिखा 65,590। इस पेज पे मैंने ये खाता क्लोज कर दिया, और यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 65,590।
आई होप यू आर गेटिंग दिस माय फ्रेंड्स। तो ऐसे मैंने 65,590 लिखा। अब नेक्स्ट पेज पे भी मेरा परचेस अकाउंट ही है, लेजर है ना, बुक है, बुक, नॉर्मल बुक। तो नेक्स्ट पेज पे परचेस अकाउंट में एक्चुअली मुझे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नेक्स्ट पेज पे जब जाऊंगा तो कितना लिखना चाहिए, 65,590 लिखना चाहिए। बट मैंने गलती से यहाँ पे कितना लिख दिया, 56,950 लिखा। ठीक है बच्चों, 56,950, यानी फर्क कितने का पड़ गया, 65,590 लिखना था, आपने कम लिखा 56,950। और इसके बाद 8640 का फर्क हमेशा इस परचेस खाते में रह गया। अब डेबिट कम हुआ, देखो एक्चुअली 65,000 से डेबिट होना चाहिए था। अब इसके बाद भी मैं कुछ गुड्स खरीदता हूं तो मिस्टर एक्स वाई जेड वॉट एवर पार्टियों के नाम आएंगे, और इस पेज का टोटल लेते समय इसी बैलेंस को मैं ऐड करता जाऊंगा, यानी टोटल गलत हो गया बच्चों। इसके बाद आप हमेशा यही बैलेंस लेके जाओगे, बराबर है। ये कैरी फॉरवर्ड आपका अगले पेज पे लेते समय गलती हुई है, 8640 से आपने परचेस अकाउंट शॉर्ट किया है, शॉर्ट डेबिट किया है। तो लेट्स रेक्टिफाई दिस एरर बाय डेबिटिंग परचेस अकाउंट। तो परचेस अकाउंट डेबिट करूंगा बच्चों 8640, और ये सिंगल साइडेड एरर है, बाकी किसी अकाउंट में गलती नहीं है, तो इसके लिए हमें सस्पेंस अकाउंट यूज करना पड़ेगा बच्चों। हाँ बट अभी ध्यान देना बच्चों, परचेस अकाउंट एक रियल अकाउंट है जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, तो इसको रिप्लेस करूंगा मैं, ये करंट ईयर के परचेस में मैं इंक्लूड नहीं कर सकता हूं, इसीलिए इसको मैं पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट को एक्चुअल में ट्रांसफर करता हूं। तो बच्चों ट्रांसफर एंट्री समझ लो, ये परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ये एंट्री करूंगा, और उसके बाद और एक एंट्री करूंगा मैं, कौन सी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। जैसे कि आप एंट्री करते हो फाइनल अकाउंट बनाते समय ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, उस एंट्री को रिप्लेस करके मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। तो आप देख सकते हो परचेस डेबिट हुआ और उसके बाद वो क्रेडिट हुआ, यानी परचेस अकाउंट वैसे भी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये टेम्पररी पीरियड के लिए ओपन किया हुआ पिछले साल का परचेस अकाउंट है, तो इसको ओपन ही नहीं करना है आपको। डायरेक्टली परचेस की जगह क्या लिखना है, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, हिसाब वही है, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 8640 टू सस्पेंस अकाउंट 8640। तो बच्चों आगे बढ़ता हूं मैं, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट 8640 टू सस्पेंस अकाउंट 8640, एंट्री लिखता हूं पहले, नंबर 4, प्रॉफिट सस्पेंस अकाउंट, अरे कम हुआ है, उल्टा बोला क्या मैंने, while carrying forward the total in the purchase account to the next page, rupees 65,590 रिटर्न इंस्टेड ऑफ 56,950। बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, मैंने नंबर्स उल्टे कर दिए, यहाँ पे 56,000 कितना है 950 था, हाँ ये लिखना चाहिए था, इन्होंने क्या लिखा 65,590 लिखा। ठीक से पढ़ना पड़ेगा, देखो ऐसी गलती हो सकती है आपसे भी, 65,590, आर यू गेटिंग इट, फिर से पढ़ता हूँ जरा ध्यान देना। While carrying forward the total in the purchase account to the next page, 65,590 was written instead of 56,950। 56,950 के जगह पे अपने 65,590 लिखा, अब उल्टा हो जाएगा, अब डेबिट बढ़ गया, अब डेबिट बढ़ गया, तो परचेस को क्या करना पड़ेगा, बराबर ना, ज्यादा दिखा है, परचेस को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, एंड सस्पेंस को डेबिट करोगे, उल्टी एंट्री। तो परचेस की जगह पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा एंड सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो फाइनल एंट्री वुड बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो बच्चों आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, बट यू हैव टू रीड इट केयरफुली। ठीक है बच्चों, करेक्शन ऑफ रॉन्ग एंट्री फॉरवर्ड टू द टोटल इन द परचेस अकाउंट इन द नेक्स्ट पेज, रुपीज 65,590 इंस्टेड ऑफ 56,950। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ठीक है, एंड लास्ट इसका पोस्टिंग करते हैं बच्चों, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट 8640 एंड पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय सस्पेंस 8640। ठीक है बच्चों, ये सस्पेंस अकाउंट अलग है, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट भी अलग अलग है। आगे बढ़ता हूं, अ सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट टू मिस्टर मेहता रुपीज 9,000 ऑन 30th September 2016 was not entered in the books at all, यानी फुल ओमिशन है, अच्छी बात है, एंट्री करेंगे हम लोग। और उस मशीन की बुक वैल्यू कितनी है 6750, यानी बुक्स में अभी वो मशीन 6750 को दिख रहा है।
यानी हमारा एसेट 6750 का हमने बेच दिया। खरीदा था कितने में हमने पता नहीं, बट बुक वैल्यू उसकी है 6750, बेचा कितने में 9000 में, यानी हमें प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे। तो बच्चों एंट्री सिंपली करनी है, बुक वैल्यू ऑफ मशीन को डेबिट बैलेंस होता है, हम उसको क्रेडिट करेंगे तो टू मशीन होगा, लेकिन जितनी वैल्यू बुक्स में दिख रही है उतने से ही उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने से क्रेडिट करोगे बच्चों 6750। पैसे मिले आपको कैश, नहीं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। पार्टी का नाम दिया है क्या, मिस्टर मेहता, तो चलो मिस्टर मेहता का नाम लिखते हैं। एज्यूमिंग अभी तक पैसे नहीं आए तो मिस्टर मेहता अकाउंट डेबिट कितना 9000, तो 9000 मिस्टर मेहता के पास से लेने हैं। मशीन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 6750 से। अभी 6750 बुक वैल्यू का मशीन 9000 में बेचा, यानी हमें फायदा कितने का हुआ 9000 माइनस 6750, ये हमारा प्रॉफिट है। तो बच्चों ये 2250 यहाँ पे लिखूंगा टू प्रॉफिट ऑन सेल। अब बच्चों इस एंट्री को जरा आंखें फाड़ फाड़ के देखना, इसमें से कौन सा अकाउंट पी&एल को जाता है, तो आपको पता चलेगा कि ये अकाउंट आपका पी&एल को जा रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें चेंज करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल की जगह पी&एल एडजस्टमेंट लिखेंगे, पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो बच्चों एंट्री क्या होगी, मिस्टर मेहता अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, वैसे भी वो बैलेंस शीट में ही दिखेगा। तो मिस्टर मेहता अकाउंट डेबिट टू मशीन, मशीन भी एक रियल अकाउंट है, गुड्स रिलेटेड नहीं है, प्रॉपर्टी है हमारी, टू पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। मिस्टर मेहता अकाउंट डेबिट, come to the journal entry, Mr. Mehta account debit to plant and machinery to profit and loss adjustment account. Correction of omission of sales of machine on the credit to Mr. Mehta for rupees 9000. चलो इसका पोस्टिंग करते हैं बच्चों। आई होप आपने एंट्री लिख ली है। मिस्टर मेहता अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 6750 है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 2250। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हमने नहीं बनाए हैं, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में जो इफेक्ट है उतना ही दिखाना पड़ेगा। बाय मिस्टर मेहता 1250, 1250 है या 2250 है, 2250। मेक इट 2250। ठीक है, तो बच्चों ये सारे ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिए। अब आपको कमेंट देने के लिए बोला है, ठीक है, कमेंट क्या दूंगा मैं, अभी मैं सस्पेंस अकाउंट भी बनाया है मैंने, तो सस्पेंस अकाउंट को एक बार चेक कर लेते हैं। चलो सस्पेंस अकाउंट देख लो फटाफट, सारे पोस्टिंग्स हमने किए हैं। सस्पेंस अकाउंट का टोटल हम लेते हैं, टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर आई थिंक, एक बार चेक कर लो क्या सस्पेंस अकाउंट टैली होता है, क्रेडिट साइड का टोटल नहीं हो रहा है टैली। तो बच्चों यहाँ पे 2870 का फर्क आ रहा है, 2870 का फर्क आ रहा है सस्पेंस अकाउंट में। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो 2870 का फर्क आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक सारे एरर्स रेक्टिफाई नहीं हुए, बस इतना ही कमेंट में लिखना है। तो यहाँ पे जाके लिख लो, since suspense account still shows a balance, it is obvious that there are still some errors left in the book। तो कृपया करके पहले सस्पेंस अकाउंट अपना चेक कर लो आप, और फिर ये नोट लिखना। Since the suspense account still shows a balance, it is obvious that there are still some errors left in the books। ठीक है बच्चों, लिख लिया।
हाँ, अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की। ये जो ट्रांजैक्शन से ये आपका प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं और ये जो ट्रांजैक्शन से आपका प्रॉफिट घटा रहे हैं। जैसे कि ये डेप्रिसिएशन आपका पिछले साल रिकॉर्ड करना रह गया था तो इस साल रिकॉर्ड कर दिया, तो उसके कारण हमारा प्रॉफिट घट जाएगा। इन दोनों का जो नेट बैलेंस है वो हमारा पिछले साल का प्रॉफिट है। यानी पिछले साल अगर आप सब सही एंट्रीज करते तो आपका प्रॉफिट 17,390 से एक्स्ट्रा दिखता। आप पिछले साल अगर आप सही अकाउंटिंग करते, पिछले साल आपने खर्चा दिखाया था फ्रेट 5,600, जो आपका खर्चा ही नहीं था बच्चों, फ्रेट आपका खर्चा ही नहीं था, फिर भी आपने वो खर्चा दिखाया, वो एक्चुअली मशीन में ऐड होना चाहिए था। तो इस बार हमने गलती सुधारी और इस बार प्रॉफिट हम बढ़ाएंगे, कितने का? 5,600 से प्रॉफिट हम बढ़ाएंगे, बराबर है, क्योंकि पिछले साल आपने फ्रेट दिखाया था, बराबर है। इस साल हम उसको मशीनरी ट्रीट करेंगे और फ्रेट को कम कर देंगे। फ्रेट को कम करना है मतलब क्या? फ्रेट अभी कहाँ पे गया पिछले साल का? पिछले साल का फ्रेट आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट करके वो फाइनली कैपिटल अकाउंट को भेजा, बराबर है कि नहीं? यानी पिछले साल आपने कम प्रॉफिट भेजा, 5,600 एक्स्ट्रा माइनस किए, इनफैक्ट आपने 6,500 माइनस किए थे, आपने 6,500 माइनस किए थे, बराबर है ना? ऐसा कुछ फिगर आपने माइनस किया था। इस बार हमें क्या करना है बच्चों? 5,600 का और वो एक्स्ट्रा 900 का इफेक्ट रिवर्स करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है। मतलब हमने प्रॉफिट बढ़ाया, अभी देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने क्रेडिट किया, पिछले साल आपने डेबिट किया था, इस साल आपने क्रेडिट किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय हाउ मच? 6,500। ये दोनों एंट्री का कंबाइन इफेक्ट देख लो, मशीनरी एंड सस्पेंस। आपने प्रॉफिट बढ़ाया 6,500 से, क्यों? क्योंकि पिछले साल आपने प्रॉफिट कम किया था। अब पिछले साल आपने प्रॉफिट कहाँ पे भेज दिया? कैपिटल अकाउंट में। तो इस साल भी हम क्या करेंगे? ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में जो कुछ भी बैलेंस है वो डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे। इसका यही ट्रीटमेंट है बच्चों। यानी ये पिछले साल का अंडर रिपोर्टेड प्रॉफिट है जो इस साल आप डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट को भेज रहे हो। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पे क्यों लिख रहा हूं मैं, कैपिटल क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि अभी भी कुछ एरर्स बाकी है। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट देखो बच्चों, सस्पेंस अकाउंट अभी भी बैलेंस दिखा रहा है। अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुआ है ऐसे बोला क्या हमें? ये अकाउंटिंग ईयर इस साल अगर मैं क्लोज करता हूं तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस ऐसे ही आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा मैं, और ये जो कुछ भी बैलेंस है 15,590 का वो मैं अगले साल सॉरी कैपिटल अकाउंट में मर्ज कर दूंगा। इज दिस क्लियर टू यू? लेकिन अभी अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ है ऐसे इन्होंने नहीं बोला है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये बैलेंस यहीं पे रख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं अगर अकाउंटिंग ईयर क्लोज करना है हमें 2017 भी, तो हम ये डायरेक्टली कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे। इज दिस क्लियर टू यू माय फ्रेंड्स? यस। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया है। और अभी एक क्वेश्चन बाकी है जिसमें एक भी ट्रांजैक्शन नया नहीं है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क। जिन बच्चों को नोट्स का इशू है वो अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन देख सकते हो। इंस्टीट्यूट ने आपको जो मॉड्यूल प्रोवाइड किए उसमें ये क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें एक ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है जो मैं मेरे अगले लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों? हाँ, तो ये ट्रांजैक्शन हमें करना है, इसके बारे में बात करूंगा मैं। आप पहले इसे एज अ होमवर्क सॉल्व करोगे और कल के लेक्चर में मैं इसको एज अ होमवर्क सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है? नहीं तो एक काम करता हूँ, अभी पढ़ के रखता हूँ क्वेश्चन, हम कल के लेक्चर में इसको खत्म करेंगे। ठीक है? धीरे धीरे जाएंगे, अभी लास्ट क्वेश्चन बाकी है बस। अ मर्चेंट्स ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30th June 2017 डिड नॉट एग्री, द डिफरेंस वॉज पुट टू अ सस्पेंस अकाउंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, द फॉलोइंग एरर्स वेर डिस्कवर्ड। The total of the purchase book of one page, rupees 4539, was carried forward to the next page as 4593। जैसा पिछला ट्रांजैक्शन है वैसा ही ये ट्रांजैक्शन। A sale of rupees 573 was entered in the sales book as rupees 753 and posted to the credit of customer। तो ठीक है बच्चों, ये भी हम कर सकते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। A return to a creditor of rupees 510 was entered in the return inward book, However, the creditor account was correctly posted। ये हमें आता है, हमने इस प्रकार का ट्रांजैक्शन ऑलरेडी किया है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सी दास रुपीज 620 was posted to the debit of G Das, was posted to the debit of G Das। ठीक है बच्चों, ये भी कर सकते हो आप लोग। गुड्स वर्थ रुपीज 840 were dispatched to a customer before the close of the year, but no invoice was made out। बच्चों ये ट्रांजैक्शन मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, आप ये एज अ होमवर्क ही सॉल्व करना। ये दो ट्रांजैक्शन मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है बच्चों, यही दो ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है। गुड्स वर्थ रुपीज 840 वेर डिस्पैच टू द कस्टमर। तो बच्चों आपने आपके गोडाउन से गुड्स बाहर निकल गए, डिस्पैच कर दिए बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर, बट इनवॉइस नहीं किया आपने। इनवॉइस नहीं किया यानी बिल नहीं फाड़ा, बिल नहीं फाड़ा यानी आपने सेल की एंट्री नहीं की। इनवॉइस वाज नॉट मेड का मतलब क्या है कि आपने सेल की एंट्री नहीं की। अब गुड्स तो हमारे हाथ में से निकल गए हैं, राइट? तो गुड्स हमने डिस्पैच कर दिए है कस्टमर को, यानी कस्टमर के पास गुड्स पहुंच गए हैं, यानी ये सेल पिछले साल का है। आर यू गेटिंग इट? तो ये पिछले साल में रिकॉर्ड
होना चाहिए। पहले देखते हैं क्वेश्चन कौन से कैटेगरी में आता है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर इन अ वे सो एज टू शो द करंट ईयर प्रॉफिट और लॉस करेक्टली। मतलब आपको अगले साल करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस करेक्टली दिखाना है आपको। इसका मतलब आपको ये रेक्टिफिकेशन अगले साल में करना है। बराबर है ना बच्चों? यहाँ पे भी देखता हूं मैं, merchant trial balance on 30th June 2017 did not agree, the difference was put to a suspense account during the next trading period बोला है। देखो यानी अगले साल ये सारे एरर्स डिटेक्ट हुए, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज करना पड़ेगा। तो बच्चों ये एडजस्टमेंट नंबर ई बहुत ही सिंपल है, सेल की एंट्री करनी है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ऐसी एंट्री होगी। बराबर है क्या? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन अगले साल ये रेक्टिफिकेशन कर रहा हूं, पिछले साल का सेल इस साल के सेल्स अकाउंट को क्रेडिट में नहीं कर सकता हूं, इसीलिए सेल्स की जगह मैं कौन सा अकाउंट यूज करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो बोलो बच्चों, आंसर बता दिया मैंने, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आंसर क्या, अमाउंट कितना आएगा? 840 840। आई होप यू आर गेटिंग दिस। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ई का जर्नल एंट्री 840 840। ठीक है, अब ये ट्रांजेक्शन देखते हैं। गुड्स वर्थ रुपीज, पॉइंट नंबर एफ, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं बोल रहा था कि कर लेता हूं, लेकिन अभी ये ट्रांजेक्शन एक्सप्लेन करके खत्म करना। ठीक है, बाकी के ट्रांजेक्शन होमवर्क, ये दो ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। गुड्स वर्थ रुपीज 1000 वेर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। सेल और रिटर्न बेसिस मतलब आपको पता होगा बच्चों, आपको मैं गुड्स देता हूं, आप यूज करके देखोगे। ठीक है, यूज करके देखोगे, ऐसा एक सेपरेट टॉपिक है आपके सिलेबस में बच्चों, ऐसा एक सेपरेट टॉपिक है आपके सिलेबस में। तो वो टॉपिक करने के बाद अगर ये ट्रांजैक्शन करते हो तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिर भी मैं ट्राई करता हूं आपको समझाने का, समझ लो आप। गुड्स वर्थ रुपीज 1000 वेर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो 1000 रुपए के गुड्स, यानी ये सेल वैल्यू है, 1000 रुपए वर्थ के गुड्स यानी ये सेल वैल्यू है, वेर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो सेल और रिटर्न बेसिस मतलब क्या होता है बच्चों? आपने बहुत सारे प्रोडक्ट देखे होंगे ना, आप यूज करके देखो, अगर अच्छा लगे तो ठीक, अदरवाइज वो गुड्स वापस कर दो, 7 दिनों के अंदर आपको वापस करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज कि यू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स। अमेजॉन भी आपको लगभग सेल ऑन रिटर्न बेसिस ही करता है। आप अमेजॉन के प्रोडक्ट वापस कर सकते हो कि नहीं, उसके लिए कुछ पीरियड होता है। बराबर है? तो अभी अमेजॉन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि वो उसको सेल कब ट्रीट करेंगे, क्योंकि 7 दिन तक उनको पता ही नहीं है कि आप गुड्स लेने वाले हो या नहीं। आर यू गेटिंग इट? लेकिन गुड्स किसके पोजीशन में है? आपके पोजीशन में है। तो बच्चों समझ लो, ऐसे किसी कंपनी ने सेल और रिटर्न बेसिस पे गुड्स बेचा, 31 मार्च को गुड्स बेचा, तो 31 मार्च को गुड्स आपके हाथ में आएंगे। 31 मार्च 2019 को सेल की एंट्री करूं क्या मैं? नहीं, क्योंकि 31 मार्च के बाद 7 दिन वो चेक करने के लिए लेगा। बराबर है क्या? 7वें दिन समझो इसने गुड्स वापस लौटा दिए, तो आर यू गेटिंग इट? तो यू कांट ट्रीट दिस एज अ सेल्स बिकॉज सेल्स इज नॉट येट फाइनल। तो ऐसा ही 1000 रुपए का गुड्स हमने बेचा था, ठीक है, एंड एंटर्ड इन द सेल्स बुक, तो हमने उसको सेल्स एंट्री कर दी, उसकी सेल्स की एंट्री हमने कर दी। एट द क्लोज ऑफ द ईयर द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, यानी कस्टमर को अभी भी ऑप्शन है गुड्स वापस देने का, यानी ये सेल नहीं है बच्चों, यानी ये सेल नहीं है। ठीक है, सेल प्राइस वाज 25% अबव कॉस्ट, यानी 25% कॉस्ट पे लोडिंग होता है। यानी 100 रुपए का अगर गुड्स है, 100 रुपए कॉस्ट के अगर गुड्स है, 100 रुपए कॉस्ट के अगर गुड्स है, तो मैं प्रॉफिट उसमें जोड़ता हूं 25 रुपए, और मैं सेलिंग प्राइस निकालता हूं 125 रुपए। आर यू गेटिंग इट? यानी कस्टमर को मैंने 125 में बेचना है 100 रुपए का अगर गुड्स है तो। कॉस्ट यानी मेरे लिए वो मैं कितने में खरीदता हूं? 100 रुपए में, उसमें मैं 25 रुपए का प्रॉफिट जोड़ता हूं, क्योंकि प्रॉफिट इज 25% अबव कॉस्ट, यानी कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट है। तो बच्चों कॉस्ट है 100 रुपए, प्रॉफिट है 25 रुपए, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 125 रुपए। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो बच्चों 125 रुपए में मैं बेचता हूं, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, पहले तो ये सेल्स की एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। 1000 रुपए का सेल्स आपने जो दिखाया था वो सेल्स है नहीं। आर यू गेटिंग इट? तो सेल्स की एंट्री रिवर्स करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कस्टमर के पास से जो आपने सेल की एंट्री क्या की थी, बोलो बच्चों? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ऐसी एंट्री आपने की थी। 1000 रुपए से आपने एंट्री की थी, सेलिंग प्राइस यानी प्रॉफिट इंक्लूड करके आप सेल रिकॉर्ड करते हो। बराबर है ना बच्चों? कस्टमर अकाउंट डेबिट करना है, किया था आपने कितने रुपए से? 1000 रुपए से। इज इट क्लियर टू यू? एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया था आपने 1000 रुपए से।
पिछले साल, बट वो सेल अभी तक फाइनल नहीं है। पिछले साल के डेट पे वो बैलेंस शीट जब हमने क्लोज किया तब वो सेल फाइनल नहीं था, यानी आपने सेल दिखाया उसको। एक्चुअली अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है कि इसको सेल मत दिखाओ जब तक वो 7 दिन कंप्लीट नहीं होते। अभी भी कस्टमर के पास ऑप्शन है ना वापस देने का, तो वो अगर वापस देता तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हमें ये सेल्स की एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। तो इस साल अगर मैं शुरुआत में सेल्स की एंट्री रिवर्स करता हूं तो क्या होगी एंट्री बच्चों? सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ऐसी बराबर उल्टी एंट्री करनी पड़ेगी 1000 रुपए से। सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 1000, 1000, ये एंट्री हमें करनी पड़ेगी। अब सेल्स अकाउंट में यूज नहीं कर सकता हूं अगले साल में, तो इसके कारण मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1000 टू कस्टमर अकाउंट 1000। बट बच्चों ये 1000 रुपए कॉस्ट के गुड्स, 1000 रुपए कॉस्ट के गुड्स का स्टॉक किसके पास है? कस्टमर के पास है, तो वो स्टॉक मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखना चाहिए कि नहीं? अब स्टॉक का कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताने वाला हूं अगले लेक्चर, हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट के लेक्चर में। और ये टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो ये ट्रांजैक्शन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एज्यूमिंग दैट कि आपको ये फ्यूचर में समझ में आने वाला है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं। बच्चों आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि जो गुड्स आपने परचेस किए हैं, बराबर है, अब ये 1000 रुपए का पहले कॉस्ट बताओ मुझे, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों। अगर आप 100 रुपए कॉस्ट के गुड्स 125 में बेचते हो तो 1000 रुपए सेलिंग प्राइस की गुड्स का कॉस्ट कितना आएगा? तो सिंपल है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा मुझे। 100 रुपए का 125 रुपए सेलिंग प्राइस है, तो 1000 सेलिंग प्राइस की गुड्स का कॉस्ट कितना होगा? तो 1000 इंटू 100, ये भी एक्सप्लेन करूंगा मैं, टेंशन मत लो। ये व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, ये भी मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, तो 800 रुपए, यानी ये इस गुड्स का कॉस्ट है 800 रुपए। तो 800 रुपए कॉस्ट की गुड्स आपने ये खरीदे होंगे तब परचेस अकाउंट में इंक्लूडेड होंगे कि नहीं? तो ये 800 रुपए कॉस्ट का गुड्स आपने बेचा ही नहीं, आपने इसको बेचा ही नहीं, ये कस्टमर के साथ है, तो बाय स्टॉक विद कस्टमर ऐसे दिखाना पड़ता है मेरे को, बाय स्टॉक विद कस्टमर। ये स्टॉक विद कस्टमर क्यों दिखाना पड़ता है इसका रीजन मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, अगले किसी लेक्चर में। मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, देयर इज वन सेपरेट चैप्टर ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, वहां पे आपका ये एडजस्टमेंट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि वो टॉपिक खत्म करने के बाद ये जब पढ़ोगे तब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अभी फिलहाल मैं इसको खत्म करता हूं। कैसे? स्टॉक विद कस्टमर दिखाना पड़ेगा 800 रुपए का, यानी ये जो कॉस्ट मैंने यहाँ पे दिखाया है वो रिवर्स होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इस सेल्स का जो कॉस्ट है उतना ही कॉस्ट यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ऐसा हमारा मैचिंग कंसेप्ट कहता है, ठीक है। फिर भी अगर आपको मैचिंग कंसेप्ट के बारे में कुछ समझ में नहीं आया है तो इट्स ओके, डोंट वरी, डोंट हैव अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपके ये क्लोजिंग स्टॉक में भी गुड्स नहीं है ना। आप ऐसे क्लोजिंग स्टॉक भी दिखाते हो कि नहीं? आपके पास जितने गुड्स है उसका स्टॉक एट कॉस्ट दिखाते हो कि नहीं? हाँ, वैसे ही हमें स्टॉक विद कस्टमर भी दिखाना है, ठीक है बच्चों। तो एंट्री क्या होगी? स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये एंट्री करनी थी। बट बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट की जगह मैं कौन सा यूज करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी बच्चों? स्टॉक विद कस्टमर, स्टॉक विद कस्टमर, ये आप वर्किंग लिख लो बच्चों। प्रॉफिट कैसे निकाला मैंने? 100 रुपए कॉस्ट का गुड्स में 125 में बेचता हूं, यानी 1000 रुपए में जो बेचने वाली चीज है उसकी कॉस्ट कितनी निकलेगी? 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, ये कैलकुलेशन आप कहीं पे लिख लेना। तो 800 रुपए उन गुड्स का कॉस्ट है। तो स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट, ये कॉस्ट पे दिखाना है, स्टॉक हमने बेचा नहीं है ना, प्रॉफिट बुक नहीं कर सकता मैं। स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट 800 टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट लिखना था, बट पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट में यूज नहीं कर सकता अभी, तो इसलिए पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं एंट्री को, तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बच्चों क्रेडिट हो रहा है 800 से और डेबिट हो रहा है 1000 से, तो बच्चों फाइनल एंट्री वुड बी, इन दोनों की कंबाइन एंट्री कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना, स्टॉक विद कस्टमर डेबिट 800, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना? 200, यहाँ पे क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ 1000 से, क्रेडिट हुआ 800 से, तो 200 से डेबिट होगा टू कस्टमर अकाउंट, ये एंट्री होगी बच्चों 1000 रुपए, ठीक है। तो ये एंट्री आपको लिखनी है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ये दोनों एंट्री को कंबाइन किया हमने। हाँ, अभी एक चीज को समझ लो, ये नरेशन आप लिख सकते हो ऐसे, एक चीज को समझ लो, ये एडजस्टमेंट अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप ध्यान में रखना बच्चों कि ये बैच अभी शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ, ठीक है। इस पे एक सेपरेट टॉपिक है, मैं 100% आपको ये समझाऊंगा अगले टॉपिक में, किसी इस पे एक सेपरेट टॉपिक है बच्चों, वो आपका नहीं होने के कारण आपको ये समझ में नहीं आ रहा है।
मतलब आपको एक चीज समझ में आ रही है क्या? इंस्टीट्यूट क्या करता है, इधर का उधर का सब टॉपिक का ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन किसी भी टॉपिक में पूछ सकता है, ठीक है? बट एरर तो एरर है ये भी, करेक्ट है ना बच्चों? तो ये एडजस्टमेंट आपको उस लेक्चर में जरूर समझ में आएगा। अभी जितना समझ में आया, अभी 20% भी समझ में आया तो दैट्स ओके। हम सब नॉलेज एक दूसरे के साथ कोरिलेट करने वाले हैं। अगले टॉपिक में आपको ये जरूर समझ में आएगा। तो इसीलिए बच्चों आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये ट्रांजैक्शन मार्क करके रखो इंपॉर्टेंट। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जब मेरा पूरा सिलेबस होगा, ये टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, सेल ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, तब आपको ये 100% समझ में आएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। इज इट क्लियर टू यू? यस। तो विद दिस you don't have to worry about this transaction. I am responsible for that, believe me guys. Okay, fine. So you are required to give journal entries to rectify the errors in a way to show the current year's profit or loss correctly. तो बच्चों आपको क्या करना है इसके बाद? बस इतनी जर्नल एंट्रीज देने हैं, ठीक है? तो ये दो एंट्रीज ही इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। बाकी की सारी एंट्रीज आप कर सकते हो। उसका सोल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा बच्चों, ठीक है? तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। मैंने आपको बोला है कि थ्योरी क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, ठीक है? ये एमसीक्यूज भी आपको देखने हैं। तो ये जो एक दो तीन थ्योरी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं वो आप एज अ होमवर्क पढ़ लेना। एंड विद दिस आई विल कंक्लूड दिस टॉपिक। एंड कुछ क्वेश्चंस और भी हमें सॉल्व करने हैं जो हम क्लास के बैच में सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों? जो मैं आपको एज अ होमवर्क देने वाला हूँ आज अभी से, आपको एक होमवर्क का पेपर मिल जाएगा एक्स्ट्रा, जो आपको एज अ होमवर्क उसमें से जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं और उसके सॉल्यूशंस भी मैं आपको भेजता रहूंगा, ठीक है बच्चों? तो आज का ये लेक्चर कंक्लूड करता हूँ और हम अगले टॉपिक को कल से शुरू करेंगे। कोई एक नया टॉपिक ले लेंगे जो मैं शुरू करने वाला हूँ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। गॉड ब्लेस यू।